सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया और इस दौरान पूरे दुनिया में जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और 1945 में जब ये वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरे दुनिया के सामने एक चुनौती थी कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, इस विपत्ति का सामना कैसे किया जाए। उस समय अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा था, इसलिए इसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि जो भारतीयों को जो नुकसान हुआ है, ठीक है, तो इनकी जो आर्थिक दशा है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्यों ना इनको जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसको और बेहतर करने का प्रयास करें। तो इसलिए 1944 में, मतलब विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही, ठीक है, 1944 में अंग्रेजों ने सार्जेंट, जो एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको एक काम सौंपा और सार्जेंट ने 1944 में अपनी जो रिपोर्ट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेश की, प्रस्तुत की। तो उन्हीं के नाम से जो ये रिपोर्ट जानी जाती है, सार्जेंट रिपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सार्जेंट रिपोर्ट क्या थी और सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा की बेहतरी के लिए कौन कौन से सुझाव दिए और आगे चलकर भारतीय शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सर्जेंट रिपोर्ट 1944, 1944। तो अब हम इस रिपोर्ट को जानते हैं कि रिपोर्ट क्या थी। द सर्जेंट रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए तो आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं। और हम इसको कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक तरह की ये लास्ट रिपोर्ट थी यहाँ की एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि 1947 में तो हमें फ्रीडम मिल गई थी और ब्रिटिश राज्य जो था वो खत्म हो गया था। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से कुछ पहले भारत सरकार का ध्यान भारतीयों की दशा सुधारने और उनके शैक्षिक विकास की ओर गया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया भर में जान माल की काफी हानि हुई थी, काफी नुकसान हुआ था। तो उससे उबरना सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, एक चैलेंज था। इसका जो प्रभाव था युद्ध का भारतीयों पर भी पड़ा। तो इसलिए भारत सरकार का ध्यान भारतीयों की दशा सुधारने और उनके शैक्षिक विकास की ओर गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी किसको दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस वर्क वॉज गिवन टू जॉन सार्जेंट, कि इस कार्य की जिम्मेदारी जॉन सार्जेंट को दी गई। At that time, he was appointed as the education advisor in the government of India. उस समय जो जॉन सर्जेंट थे, भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। Therefore, this report was also submitted in his name, सर्जेंट रिपोर्ट। इसलिए जब जो जॉन सर्जेंट थे उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उन्हीं के नाम से इस रिपोर्ट को सर्जेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और अब हम बात करें सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है, कि अध्ययन का क्या विषय था जिस पर जो जॉन सर्जेंट ने स्टडी की और अपनी रिपोर्ट पेश की। टू स्टडी द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन इन द होल कंट्री, कि संपूर्ण देश की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तथा सरकारी और गैर सरकारी जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी शिक्षा की जो स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करना। टू फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ मास एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, इन द कंट्री, कि देश में जन शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि की स्थिति का पता लगाना इसका काम था, इसके अध्ययन का विषय था। Describe the impact of previous education committees and implementation of the commission suggestion, कि अभी तक जो भी शिक्षा पर जो शिक्षा समितियां बनी हैं, एजुकेशन कमेटी बने हैं या कमीशन बने हैं, ठीक है, तो उनके जो सुझाव थे वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुए, उसका जो प्रभाव यहाँ की एजुकेशन पर कितना पड़ा, तो इस बारे में भी उनको स्टडी करनी थी और रिपोर्ट पेश करनी थी, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं मेजर रिकमेंडेशन की। सर्जन रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट में जो शिक्षा के संबंध में कौन कौन सी सिफारिशें दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिकमेंडेशन रिलेटेड टू प्री स्कूल एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें कौन कौन सी थी। नर्सरी स्कूल शुड बी स्टेबलाइज टू मेक नेशनल एजुकेशन सक्सेसफुल, कि राष्ट्रीय शिक्षा को सफल बनाने के लिए नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जाए। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर शुड गेट एडमिशन इन दिस, कि इसमें 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को एडमिशन दिया जाए, दाखिला दिया जाए। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन शुड बी फ्री सो दैट पुअर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो गेट एजुकेशन, कि बच्चों की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए जिससे गरीब बच्चे भी एजुकेशन ले सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो प्री प्राइमरी अगर इस लेवल की बात करें तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। ओनली ट्रेन फीमेल टीचर शुड बी अपॉइंटेड इन दिस स्कूल, कि इन विद्यालयों में केवल प्रशिक्षित महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। तो टीचर कौन होनी चाहिए, फीमेल बस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सरी स्कूल, की जो नर्सरी स्कूल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, शुड बी टू टीच चिल्ड्रन सोशल एक्सपीरियंस एंड मैनर्स, कि बच्चों को जो सामाजिक अनुभव है, ठीक है, कि एक तरह से हम कहते हैं ना कि हम सोशल बीइंग है, तो सबके साथ मिलकर रहना, एक्टिविटी करनी और शिष्टाचार मैनर्स, कि सही से उठना बैठना खाना बोलना, तो ये चीज सिखाई जाए, सोशल एक्सपीरियंस एंड मैनर्स। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों को सिखाई जाए इस स्तर पर। फिर हम बात करते हैं रिकमेंडेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी सिफारिशें थी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन should be provided to all children in the age group of 6 to 14 years, कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन सम बेसिक स्किल, की प्राथमिक शिक्षा किसी मौलिक कौशल पर आधारित होनी चाहिए जिसमें बच्चों को स्किल नॉलेज दिया जाए। ठीक है, द क्राफ्ट taught इन इट शुड बी suited टू द लोकल सिचुएशन, कि इसमें सिखाई गई जो शिल्प है, जो कला है, वो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, जो स्थानीय जरूरत है, जो स्थानीय परिस्थिति है उसके अनुकूल, उसके अनुसार बच्चों को स्किल एजुकेशन दी जाए। अगर मान लो जो लोकल कंडीशन है वहां पे लोग खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं तो उस तरह के जो हुनर है, कौशल है, स्किल है, बच्चों को सिखाई जाए। और अगर बच्चे मान लो शहर में रह रहे हैं तो वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है, तो उस तरह की जो स्किल है बच्चों को दी जाए, सिखाई जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन मदर टंग, की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें कौन सी थी। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी 6 ईयर, कि जो सेकेंडरी एजुकेशन, इसको हाई स्कूल भी आप कह सकते हैं, कि इसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए 6 ईयर का होना चाहिए। और एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 11 to 17 ईयर्स। ठीक है, तो 11 to 17 ईयर्स और कितना ड्यूरेशन है, 6 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब बच्चा 11 साल का हो जाए तभी उनको प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन दिया जाए। 11 साल से कम बच्चे को सेकेंडरी में एडमिशन ना दिया जाए। और इसके लिए कंपलसरी क्या है कि बच्चों की प्राइमरी होनी चाहिए तभी सेकेंडरी में या हाई स्कूल में बच्चा जाएगा। ठीक है, तो ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन शुड बी एडमिटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन, कि प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने वाले केवल योग्य, सभी विद्यार्थियों को नहीं, इस चीज का ध्यान रखिए, केवल योग्य विद्यार्थियों को ही माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश दिया जाए। ठीक है, जो डिजर्विंग स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं को सेकेंडरी एजुकेशन में मौका दिया जाए, सभी को नहीं दिया जाए। स्टूडेंट taking admission in this must have compulsory completed secondary education for 14 years, कि इसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 14 वर्ष तक अनिवार्य रूप से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इसमें एडमिशन का जो क्या एज है, 11 ईयर, कि कोई बच्चा अगर 11 साल की उम्र में इसमें एडमिशन लेता है तो कम से कम 3 साल की जो एजुकेशन है, 3 से 4 साल की जो एजुकेशन है उसके लिए कंपलसरी हो, उससे पहले 14 साल की उम्र से पहले वो अपनी जो एजुकेशन है बीच में नहीं छोड़ सकता।
ठीक है, कोई बच्चा 11 साल की उम्र में यहाँ पे आता है तो उसको 14 साल तक तो एजुकेशन लेनी है, ये उसके लिए कंपलसरी है। स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू पुअर स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन सेकेंडरी स्कूल, कि जो भी गरीब बच्चे जो हैं, जो प्रतिभाशाली गरीब बच्चे हैं, सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाए। देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल, दो तरह के सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए, टेक्निकल स्कूल एंड एजुकेशनल स्कूल। टेक्निकल स्कूल जहाँ पे बच्चों को हम कह सकते हैं कि स्किल एजुकेशन दी जाए, स्किल नॉलेज दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। और एजुकेशनल स्कूल जहाँ पे बच्चों को नॉर्मल एकेडमिक्स जो है, ठीक है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे सोशलॉजी है, इस तरह के सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाए, मतलब हायर एजुकेशन के लिए उनको तैयार किया जाए। तो दो तरह की एजुकेशन की बात की। एट दिस स्टेज ऑल्सो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग, कि इस स्टेज पर भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, लेकिन जो इंग्लिश है उसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंपल्सरी रूप से पढ़ाया जाए, कि एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज शुड बी मेड कंपल्सरी, कि अनिवार्य रूप से दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश को भी पढ़ाया जाए। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन या हायर एजुकेशन, कि विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित सिफारिशें, विश्वविद्यालय भी हम कह सकते हैं, उच्च शिक्षा भी कह सकते हैं। द रिपोर्ट सजेस्ट अ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, की रिपोर्ट में कहा गया कि 3 वर्ष की स्नातक डिग्री कोर्स का सुझाव दिया गया। और इंटरमीडिएट क्लासेस इन सेकेंडरी स्कूल शुड बी अबोलिश्ड, ठीक है, कि माध्यमिक विद्यालयों की इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए। तो देखिए, इंटरमीडिएट कक्षा क्या होती हैं माध्यमिक विद्यालय की, जो 11th और 12th जो क्लासेस होती हैं इनको इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया इसमें, कि जो इंटरमीडिएट मतलब 11 12 जो क्लासेस हैं इसको समाप्त कर दें। फिर क्या करें, इसको भी देख लेते हैं। क्लास 11 शुड बी लिंक विद सेकेंडरी एजुकेशन, 11 को सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है। और क्लास 12 शुड बी लिंक विद यूनिवर्सिटी एजुकेशन, की जो 12 क्लास है उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो मतलब क्या है, स्कूल एजुकेशन जो हो गई वो 1 क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक, और 12वीं जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गई, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्लासेस को खत्म कर दिया जाए, 11th को स्कूल के साथ और 12th को कॉलेज के साथ जोड़ दिया जाए, इस तरह की बात इसमें की गई। The rules of admission should be strict so that only deserving children can get higher education, कि प्रवेश के नियम सख्त होने चाहिए ताकि सिर्फ योग्य बच्चे ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। In order to raise the standard of education in universities, emphasis was laid on the selection of qualified teacher, कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए केवल योग्य शिक्षकों का चुनाव किया जाए, ठीक है, उन्हीं का चयन किया जाए जो योग्य हों। द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी कॉर्डियल, ठीक है, कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य एक पारस्परिक मधुर संबंध होने चाहिए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक रूपता स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया, कि यूनिवर्सिटीज में एक दूसरे में तालमेल बिठाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होना चाहिए, ठीक है। और ये कमीशन जैसा हमें पता है आजादी के बाद इसको ओपन किया गया, ये जो यूजीसी है उसकी स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन ऑन टेक्निकल इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन, की तकनीकी औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए पूर्णकालीन तथा अंशकालीन शिक्षण स्थानों की स्थापना की जाए, ठीक है। According to the educational qualification of the student, they should be prepared for various posts in different industries, कि विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हें विभिन्न उद्योगों में अलग अलग पद के लिए तैयार किया जाए। मतलब अगर हम बात करें तो इस तरह की जो वोकेशनल एजुकेशन थी, ठीक है, ये 5th क्लास के बाद भी दी जानी थी, ठीक है, ये सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी दी जानी थी, और ये कॉलेज लेवल पे भी दी जानी थी। तो मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई बच्चा 5th क्लास के बाद इस तरह की वोकेशनल एजुकेशन लेता है तो उसको उस हिसाब से पोस्ट दी जाए। कोई 10th क्लास या 11th क्लास जो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके इस तरह के कोर्स करता है तो उसको उस हिसाब से थोड़ी
मतलब अपर पोस्ट दी जाए, और कोई अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ कंप्लीट करता है, इस तरह के कोर्स लेता है, तो उसको हायर पोस्ट दी जाए। तो इस तरह की जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से उसको पोस्ट दिया जाए। रिकमेंडेशन ऑन अडल्ट एजुकेशन की पोस्ट शिक्षा से संबंधित क्या क्या सिफारिशें थी? द ड्यूरेशन ऑफ अडल्ट एजुकेशन शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर, की पौष शिक्षा की अवधि कम से कम 1 वर्ष की तो होनी चाहिए। Adult education should be organized for adult in the age group of 10 to 40 years, कि 10 से 40 वर्ष के जो वयस्क हैं उनके लिए अडल्ट एजुकेशन पौर शिक्षा का आयोजन किया जाए। ठीक है। और द अडल्ट एजुकेशन करिकुलम शुड इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, 3R जिसको हम कहते हैं, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हेल्थ साइंस, ये सारी चीजें जो है अडल्ट जो है, जो पौड है, उनको पढ़ाया जाए। ठीक है। तो बेसिकली इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, कि ये लोग लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, और जो सिंपल जो मैथ्स है, ठीक है, हिसाब किताब है, ये चीजें वो सीख सकें। सेपरेट इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टेबलाइज फॉर मैन एंड वुमेन, की पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग शिक्षण जो शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना करनी चाहिए। ठीक है। टू मेक इट पॉपुलर, और लाइब्रेरी शुड बी अरेंज, कि इसे लोकप्रिय बनाने के लिए जगह जगह जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों में जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप हो सके। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन ऑन टीचिंग ट्रेनिंग, की शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी क्या क्या सिफारिशें थी। तो रिपोर्ट में निर्देश दिए गए कि भारत देश में शिक्षकों का अभाव है, यहाँ पे टीचर्स की कमी है और विद्यार्थी ज्यादा हैं, इसलिए जो टीचर्स का नंबर है उसको बढ़ाना जरूरी है। ठीक है। फ्री ट्रेनिंग शुड बी अरेंज इन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, की जो प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, वहां पे जो टीचर्स हैं, जो फ्यूचर टीचर्स हैं, उनको जो फ्री में उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाए। रिसर्च शुड बी एनकरेज इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, की अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन दिया जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस शुड बी गिवन टू पुअर ट्रेनीज, की जो निर्धन घरों से जो विद्यार्थी आते हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड पर्सन टू द टीचिंग प्रोफेशन, द पे स्केल ऑफ टीचर शुड बी इंक्रीज, कि योग्य व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए जो शिक्षकों का जो सैलरी है, जो वेतन है, उसमें वृद्धि की जाए। रिकमेंडेशन रिक्रिएशनल एंड सोशल एक्टिविटीज, की मनोरंजनात्मक एवं सामाजिक क्रियाओं से संबंधित सिफारिशें। स्टूडेंट शुड गेट प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर सोशल वर्क, कि विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों के लिए उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे आप सबको पता है, आप स्कूल में है, कॉलेज में है, तो क्या होता है कि सोशल इंस्ट्रक्शन होता है। आप कई बार आप नुक्कड़ नाटक तैयार करते हैं और सोसाइटी के बीच में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं। आप ब्लड डोनेशन कैंप में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, आप जो क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस तरह से इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो होनी चाहिए, जिससे जो बच्चों का सोशल इंस्ट्रक्शन हो। ठीक है। तो इसके लिए बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। वेरियस एक्टिविटी शुड बी अरेंज फॉर द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के लिए तरह तरह की क्रियाएं, चाहे कंपटीशन है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे डांस है, म्यूजिक है, ठीक है, ड्राइंग है, तो तरह तरह की जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, वो करनी चाहिए, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट हो एजुकेशन की तरफ, स्कूल की तरफ। ग्रुप गेम्स, क्रिएटिव वर्क्स, डिबेट कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा शुड बी अरेंज फॉर द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के लिए सामूहिक खेल, रचनात्मक कार्य, वाद विवाद, ठीक है, इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड, कि विकलांग जो बच्चे हैं, दिव्यांग जो बच्चे हैं, इनके लिए सिफारिशें। द रिपोर्ट पेज स्पेशल अटेंशन टू द ट्रेनिंग ऑफ द डिसेबल्ड, कि रिपोर्ट में जो असमर्थ जो बालक हैं, जो व्यक्ति हैं, इनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। देयर शुड बी अ सोशल स्कूल फॉर डिसेबल स्टूडेंट, कि विकलांग विद्यार्थियों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, विशिष्ट स्कूल होने चाहिए। फॉर दिस देयर शुड बी अ स्पेशल एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम विद ट्रेन टीचर्स, कि इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों सहित विशेष शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इन बच्चों का ध्यान रख सके, इन बच्चों को पढ़ा सके, इनको स्पेशल अटेंशन दिया जा सके। एज पॉसिबल द डिसेबल शुड बी ट्रेन फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि जहां तक संभव विकलांगों को रोजगार के लिए भी प्रशिक्षित किया जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए।
अब हम बात करते हैं हेल्थ रिकमेंडेशन फॉर स्टूडेंट कि विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सिफारिशें। हेल्थ एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी इन स्कूल कि विद्यालयों में स्वास्थ्य जो शिक्षा है उसको अनिवार्य रूप से उसको लागू किया जाए, पढ़ाया जाए बच्चों को। द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल शुड बी क्लीन, द रूम शुड बी बिग एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट कि विद्यालयों का पर्यावरण स्वच्छ हो, कमरे बड़े हों तथा बैठने की अच्छी सुविधा हो, व्यवस्था हो, और स्टूडेंट का समय समय पर जब वो 6 ईयर के हों, 11 ईयर्स के हों, 14 ईयर्स के हों तो उनका हेल्थ चेकअप किया जाए। मिड डे मील शुड बी अरेंज इन द स्कूल कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए। अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ द सर्जन रिपोर्ट कि सर्जन रिपोर्ट का जो अगर मूल्यांकन करें, द सर्जन रिपोर्ट हैज अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कि राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विकास की दृष्टि से सर्जन रिपोर्ट का एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की। आगे चल के अगर हम देखते हैं तो 6 से लेके 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मतलब दी गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो वो भी आज़ादी के बाद उसकी भी स्थापना की गई यूनिवर्सिटीज में तालमेल बिठाने के लिए। ठीक है, हम स्कॉलरशिप की बात करें बच्चों को, गरीब बच्चों को, तो वो भी दिया गया। तो इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसकी जो कुछ सिफारिशें थी बहुत अच्छी थी, जिसको आगे चलकर अगर हम आजाद भारत की बात करें तो उसमें भी इन चीजों को अप्लाई किया गया। An attempt was made to make education accessible to all through this report कि इस रिपोर्ट के द्वारा शिक्षा को सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। द रिपोर्ट आउटलाइन मेजर फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबल। ठीक है, कि रिपोर्ट में जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए भी सुझाव दिए गए। रिपोर्ट में शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि करने, उपयुक्त प्रशिक्षण देने व उनका स्तर सुधारने के बारे में भी कहा गया। In the report, instructions were given regarding medical examination and free treatment of the student। ठीक है, कि रिपोर्ट में विद्यार्थियों की चिकित्सीय जांच और निःशुल्क इलाज के बारे में भी निर्देश दिया गया कि बच्चों का टाइम टू टाइम उनका हेल्थ चेकअप किया जाए और उनको जो फ्री ट्रीटमेंट दी जाए। भारत की खराब आर्थिक स्थिति को अगर देखते हुए तो ये रिपोर्ट अगर इसकी बात करें तो काफी महंगी रिपोर्ट थी। ठीक है, और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो करोड़ों रुपए खर्च होते। ठीक है, लेकिन उस टाइम की जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से इतना पैसा लगाना जो था पॉसिबल ही नहीं था। और दूसरी बात यह है कि 1944 में रिपोर्ट आई और उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट एक तरह की बस रिपोर्ट बन के रह गई, इसकी चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। और उसके बाद 1947 में हम आज़ाद हुए। ठीक है, तो वहाँ से हमने अपनी जो शैक्षिक नीति जो थी, जो शिक्षा का संरचना थी, वो हमने फिर अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया। और हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ चीज़ों को हमने आज़ाद भारत में जो हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी बनी, नीतियाँ बनी, तो इसकी कुछ चीज़ें जो हैं उससे बिल्कुल मैच खाती हैं। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हमने सर्जन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा कि सर्जन रिपोर्ट क्या था, इन्होंने अपने क्या-क्या सजेशन दिए, ठीक है? और इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।